जी जी संजय जी, गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? जी रेखा जी, गुड इवनिंग। और बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें अगर वो क्लियर दिख रही हो तो फिर आप प्लीज़ मुझे बताइए संजय जी। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? जी रेखा जी, गुड इवनिंग। और बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें आप प्लीज़ मुझे बताइए। जी ममता जी, जी गुलिस्तान जी, गुड इवनिंग। जी कौस्तुभ जी, धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी रंजन गुप्ता जी, गुड इवनिंग। जी जी संगीता सिंह जी, गुड इवनिंग। तो देखिए जो है प्लीज़ अगर सब लोग आ गए हों तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले तो जो है कि मैं कौस्तुभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप लोगों को भी देना चाहिए, क्योंकि जो है काफ़ी दिनों से जो है ये चल रहा था कि बोर्ड जो है बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो उनके सहयोग से, सहयोग क्या कहिए, कुल उनकी इसमें पूरा उनकी पूरी हेल्प है। तो जो है कि ये हम लोगों ने बोर्ड जो है बड़ा किया, और आज से जो है मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद कोई प्रॉब्लम नहीं ही आनी चाहिए। अगर फिर भी आएगी तो देखा जाएगा। हालांकि अब जो है कि बोर्ड जो है बड़े साइज का बोर्ड जो है यूज किया जा रहा है। जी जी आशीष सिंह जी, गुड इवनिंग। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जो भी बोर्ड पे लिखी हुई चीजें आपको दिख रही हैं, ये मैंने वो सारी टॉपिक्स को जो है जितना भी कवर किया है आज तक की क्लास में, मैंने सबको मेंशन कर दिया है, चाहे सब्सटेंटिव पार्ट का हो और चाहे प्रोसीजरल पार्ट का हो। और भी काफी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों ने कवर की हैं, लेकिन टॉपिक वाइज जो भी देखें तो मैंने इतनी चीजें जो हैं, अगर आप कहें मतलब इतने सारे प्रोविजंस कहें सब्सटेंटिव पार्ट के या प्रोसीजरल पार्ट के, तो हमने ये सारे प्रोविजंस को जो है कवर कर लिया है। और जो आज की हमारी क्लास होगी, तो अभी हम लोगों का चल रहा था स्पेशल प्रोसीडिंग, फिर हम लोगों ने देखा था पार्टिकुलर केसेस, फिर हम लोगों ने देखा था इंटरप्रेटर सूट, और इंटरप्रेटर सूट के बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास जो हमारी की थी शायद इंटरप्रेटर सूट पे ही थी। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो ऑर्डर 33 पे रहेगी, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, सॉरी समरी प्रोसीडिंग थी। और उसके बाद जो है आज का हमारा होगा सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, ऑर्डर 33। और इसे पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको साथ में लेकर के क्या क्या रखना है। तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A देखना है, आपको सीआरपीसी का सेक्शन 304 देखना है, फिर आपको लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 13 देखना है, फिर
जो है ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारा सीआरपीसी हो गया और लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 13, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जो है ऑर्डर 33 पे जाएं, इससे पहले हम और अदर एक्ट में या अदर लॉज में या हमारे भारतीय संविधान में जो भी चीजें दी हुई हैं पहले हम उन्हें समझेंगे और उसके बाद ही हम जो है इंडिजेंट पर्सन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 33 में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं ऑर्डर 33 स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया, तो ये सारी बेयर एक्ट जो है अगर आपके पास हो तो आप ले लीजिए, और ना हो तो प्लीज आप जो है मैं जब समझाऊं तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। जी संजय जी, मैं कुछ ब्राइटनेस जो है कम करता हूं। अभी क्या क्लियर है? अगर संजय जी अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए। जी दिव्यांशी जी, जी धन्यवाद। आई थिंक अभी क्लियर होगा आप लोगों को। जी स्वाति धन्यवाद जी। तो आइए जो है मैंने आपको जैसे बताया कि आज हम लोग जो है ऑर्डर 33 सूट बाय इंडियन पर्सन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 39 और प्रियम्बल, सीआरपीसी का सेक्शन 304 और लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 13, ये सारे वो प्रोविजन है जिनको हम देखते हुए ऑर्डर 33 को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और इसको मैं स्टार्ट करूं तो इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो आइए हम अपने टॉपिक पे जाएं। इससे पहले जो है हम सभी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जरूर याद होगा। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल देखते हैं तो वहां पर दिया हुआ है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। आप सभी ने देखा होगा। तो यहां पर जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात किया है, कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक जस्टिस जो है हमें मिलती है अगर हमारे पास इस प्रकार के प्रावधान होंगे। अगर हमारे पास ऑर्डर 33 होगा, हमारे पास सीआरपीसी का सेक्शन 304 होगा, तो कहीं ना कहीं इस उद्देश्य को पूर्ण करने में ये हमारे लिए सहायक होगा। अब बात आती है आर्टिकल 39 की। तो आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A डीपीएसपी में देखा होगा, पार्ट 4। तो प्लीज आप लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर की हेल्प से आर्टिकल 39A को देखिए। तो आर्टिकल 39A कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। जब भी आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 को देखेंगे, जो कि डीपीएसपी में दिया हुआ है, यानी कि पार्ट 4 में दिया हुआ है, जिसको कि आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया है, तो जब आप इसे देखेंगे तो यहां पर दिया हुआ है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो आइए देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है कि द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट जस्टिस on basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid। तो जब आप आर्टिकल 39 देखेंगे तो यहां पर फ्री लीगल एड जो है आता है वर्ड। तो मेरा आपको समझाने का मतलब आर्टिकल 39 को यहां पे पहले स्टार्ट करने का मतलब यही था कि अगर आप देखें हमारे संविधान को भी, तो संविधान भी फ्री लीगल एड की बात करता है और ये स्टेट को गाइड करता है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हों तो आप जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराइए। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको फेवर करता है। हालांकि जब आप सीपीसी 1908 की बात करें,
या सीआरपीसी जो कि 1973 से पहले का सीआरपीसी है, वह हमारे भारत का संविधान लागू होने से पहले का बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 39A के आने की वजह से यहां पर ऑर्डर 33 या सीआरपीसी का सेक्शन 308 का प्रोविजन आया है। ये प्रोविजन पहले था, जबकि जो हमारा ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय भी हमारे पास ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं था। तो जब बात की जाए आर्टिकल 39A की, तो जब आप इसको देखेंगे तो ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग आज ऑर्डर 33 सीपीसी देखेंगे, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि हमें भारतीय संविधान को भी देख लेना चाहिए। वहां हमने प्रियम्बल में देखा कि जस्टिस की बात करता है, और जब बात जस्टिस की करता है तो वहां पर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिया हुआ है। फिर मैंने आपको बताया कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल की बात करें तो वहां जस्टिस जो है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल में जो इकोनॉमिक जस्टिस है, ये क्या है, ये हमारा उद्देश्य है इसको पाना, इसे अचीव करना। और फिर मैंने आपको बताया कि जब आप डीपीएसपी में पार्ट 4 में आर्टिकल 39A देखेंगे तो डीपीएसपी क्या प्रोवाइड करता है, ये स्टेट को गाइडलाइन देता है या स्टेट को गाइड करता है, और इसी में आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड की बात करता है। तो ये था हमारा संविधान को लेकर के सीपीसी ऑर्डर 33 से जुड़ा हुआ पोर्शन। फिर जब आप सीआरपीसी देखेंगे तो सीआरपीसी 1973 में आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 304, और जब आप सेक्शन 304 देखेंगे सीआरपीसी का तो वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट एक्यूज्ड को लीगल एड प्रोवाइड कराएगा। तो चाहे कि आपका भारतीय संविधान देखें, चाहे कि आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखें, कहीं ना कहीं यह इस प्रकार का प्रावधान हर जगह किया हुआ है, या इस प्रावधान को लाने को लेकर के गाइड किया हुआ है। तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल देखा, आर्टिकल 39A पार्ट 4 देखा, फिर हमने सीआरपीसी का सेक्शन 304 देखा। जी गुंजन मेहरा जी, गुड इवनिंग। तो ये जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, सीआरपीसी था। फिर मैंने आप सभी को कहा था कि आप लोग प्लीज अपने लिमिटेशन एक्ट की बेयर की भी हेल्प लीजिएगा। तो अगर जिसके पास भी लिमिटेशन एक्ट 1963 की बेयर हो, प्लीज आप लोग सेक्शन 13 जो है देखिए। तो जब आप लिमिटेशन एक्ट में तो जब आप लिमिटेशन एक्ट 1963 पढ़ते हैं तो लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 13 आपको देखना होगा, क्योंकि जब आप सेक्शन 13 समझ जाएंगे, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप इन सारी चीजों को लेकर के क्लियर होंगे तो ऑर्डर 33 पढ़ने में हमें ज्यादा ही आसानी होगी और हमें ज्यादा ही मतलब क्लैरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट पे कि ऑर्डर 33 जो है ये क्यों है, या इसको लाने के ऑब्जेक्ट क्या रहे होंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्ट, सारी चीजें जो है कि इन सारी चीजों को समझने के बाद खुद ब खुद जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग प्लीज अपने लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 13 को देखिए। मैं रीड करता हूं। तो सेक्शन 13 कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू स्यू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर। ये साफ साफ कहता है कि देखिए लिमिटेशन एक्ट जो है किस लिए है। लिमिटेशन एक्ट का जब आप शेड्यूल देखेंगे तो शेड्यूल में टाइम को लेकर के दिया हुआ है कि पार्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे या किसी भी चीज को लेकर के अगर आपको सूट लाना है, जैसे कि मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर देखा जाए कि किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होने हो, तो आप देखेंगे कि इसके शेड्यूल में दिया है कि विद इन 3 ईयर आपको सूट इंस्टीट्यूट करना होगा। अदरवाइज जब आपका लिमिटेशन पीरियड का टाइम जो है लैप्स कर जाएगा तो आप फर्दर जो है सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर पाएंगे। तो ये लिमिटेशन एक्ट जो है इसीलिए दिया हुआ है। अब जब बात धारा 13 की किया जाए तो धारा 13 क्या कहता है। धारा 13 कहता है कि वह समय एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कौन सा समय। जब हम ऑर्डर 33 रीड करेंगे तो हमको ऑर्डर 33 में यह मिलेगा कि आपको देखने को मिलेगा कि ऑर्डर 33 में, यानी कि आप चाहते हैं कि आप एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट इंस्टीट्यूट करें। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट क्यों लाना चाहता है, क्योंकि हम लोगों ने जब सेक्शन 35 देखा था सीपीसी का, जो कि कॉस्ट को लेकर था, तो वो क्या कहता था कि आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है कोर्ट में, और अगर आप कॉस्ट नहीं पे कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट के बदले सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। चाहे कि हम लोगों ने ऑर्डर
25 ऑफ सीपीसी देखा था। तो ऑर्डर 25 ऑफ सीपीसी क्या कहता था? ऑर्डर 25 ऑफ सीपीसी कहता था कि आपको सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, यानी कॉस्ट के बदले कुछ सिक्योरिटी। ऑर्डर 20A क्या कहता था? कॉस्ट की बात करता था। और सेक्शन 35 क्या कहता था? वो भी कॉस्ट को लेकर के सब्सटेंटिव पार्ट का प्रोविजन था। तो यहां पर जो भी पर्सन एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता है, वो क्यों चाहता है? क्योंकि वो जो है इस प्रकार से अक्षम है कि वह प्रॉपरली जो है कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा खुद को, क्योंकि उसके पास जो है इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो कोई भी सिविल वाद लाए और उसको चला पाए। पहला तो ये। दूसरा, वह उसको किसी प्रकार का कोई कॉस्ट ना पे करना पड़े जब तक कि सूट का फाइनल कंक्लूजन ना आ जाए। अगर फाइनल कंक्लूजन आता है और उसके फेवर में आता है और उसके बाद जो है कोर्ट ऑर्डर करती है, तभी उससे कॉस्ट वसूला जाएगा, अदरवाइज उससे भी कॉस्ट नहीं वसूला जाएगा। और ये सारी चीजें जब हम ऑर्डर 33 ऑफ सीपीसी देखेंगे तो वहां सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हो, आर्टिकल 39A डीपीएसपी पार्ट 4 हो, उसके बाद चाहे सीआरपीसी का सेक्शन 304 हो जो कि एक्यूज को लेकर के फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की बात करता है। अब हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 13। तो लिमिटेशन एक्ट का जब आप सेक्शन 13 पढ़ते हैं तो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 13 आपको क्या कहता है? लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 13 आपको बताता है कि मान लीजिए कि कोई पर्सन एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट लाना चाहता है, तो आपको एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट लाना है तो आपको कोर्ट में पहले एक एप्लीकेशन के तहत अप्लाई करना होता है। आप वहां एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन पे कोर्ट विचार करेगी, एप्लीकेशन को लेकर के कोर्ट इंक्वायरी करेगी। उसके बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ आप वाकई इंडिजेंट पर्सन है, तो आपको परमिट करेगी कि चलिए अब आप अपना वाद ला सकते हैं। और सूट के इंस्टीट्यूशन को लेकर के जब हम सेक्शन 26 देख रहे थे या ऑर्डर 4 देख रहे थे, तो हमने देखा था कि सूट इंस्टीट्यूट किस दिन से माना जाता है? जब आपका प्लेंट प्रेजेंट होगा। लेकिन यहां क्या है? यहां आप अपने प्लेंट को तो प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, पहले आप एप्लीकेशन दे रहे हैं इस बात को लेकर के कि मैं एक इंडिजेंट पर्सन हूं और मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है या मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने किसी वाद को एज एन इंडिजेंट पर्सन चला पाऊं। तो वहां पर जब आप एप्लीकेशन देंगे और कोर्ट उस पर विचार विमर्श करने के बाद आपको परमिट करेगी कि जी हाँ आप एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट ला सकते हैं, तभी आप एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट ला पाएंगे। और यही जो आप सूट लाएंगे, ये जो सूट लाएंगे, मान लीजिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है और मैंने आपको बताया कि आपको विद इन 3 ईयर सूट इंस्टीट्यूट करना रहता है। मान लीजिए कि आपके 2 साल और 8 महीने का समय बीत चुका है। 9वें महीने में आपने जा करके एक एप्लीकेशन दायर की कि सर हम इंडिजेंट पर्सन एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट लाना चाहते हैं। तो कोर्ट वहां पर आपके एप्लीकेशन को जांचे या उस पर इंक्वायरी करे। इतने समय में आपका पता चला कि 3 साल का टाइम पीरियड जो है उससे जो है ज्यादा बढ़ गया। मान लीजिए कि कोर्ट को ऐसा करने में 4 या 5 माह लग गए, तो यहां 2 साल 8 महीने और जब आप 5 जोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं 36 महीने की अवधि को जो है एक्सटेंड करता हुआ आपको दिखेगा। तो जब एक्सटेंड कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका ये राइट टू स्यू जो है, यानी कि सूट लाने का अधिकार जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड जो है आपका ओवर हो गया। अब आप जो है बार कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपके पास अब टाइम ही नहीं है कि आप उस पार्टिकुलर मैटर को लेकर के सूट इंस्टीट्यूट कर पाए। तो इसीलिए जब आप लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 13 पढ़ते हैं तो वह क्लियरली बताता है कि वह टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के दौरान एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दायर किया था कि वह एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट लाना चाहता है, और जब तक कोर्ट उस एप्लीकेशन को लेकर के उसको परमिट नहीं कर देती, तो इस कालावधि में यानी कि इस टाइम पीरियड में जो भी टाइम लगा है उस टाइम को काउंट नहीं किया जाएगा। यही कहता है सेक्शन 13 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अगर यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप प्लीज मुझे बताइए। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्लियर ना हो तो प्लीज बताइए, क्योंकि अब हम जो है अपने टॉपिक पे जाएंगे। गुंजन, रुचि, संजय जी,
आई थिंक मुझे लगता है कि सबको यहाँ तक क्लियर है। तो आइए हम देखते हैं सीपीसी का ऑर्डर 33। और मैंने आपको तीन चीजें तो बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 39 ए डीपीएसपी के पार्ट 4, सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी, लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 13। लेकिन यहाँ एक चीज रह गई है जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपको बताऊंगा कि आपको वो चीज भी जान लेना जरूरी है। तो जब आप सीपीसी का ऑर्डर 33 देखें तो इसके साथ प्रयास करें कि आप ऑर्डर 44 भी पढ़ लीजिए। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब आप देखेंगे ऑर्डर 33 तो यहां पर दिया हुआ है कि सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, यानी कि आप ऐसे इंडिजेंट पर्सन सूट लाना चाहते हैं। लेकिन जब आप ऑर्डर 44 देखेंगे तो वहां दिया हुआ है अपील को लेकर के, यानी कि आप अपील लाना चाहते हैं एज एन इंडिजेंट पर्सन। तो बात को समझिएगा। ऑर्डर 44 को भी मैं यहां पे कुछ समझाना चाहता हूं तो समझा दूं कि देखिए, हो सकता है कि आप वाद संस्थित करते समय या इंस्टीट्यूट करते समय आप जो है इंडिजेंट पर्सन ना रहे, हो सकता है ऐसा। उसके बाद मान लीजिए कि जब कोर्ट के द्वारा डिग्री आती है, डिग्री पास होने के बाद उस टाइम पीरियड में ऐसा होता है कि आप इंडिजेंट पर्सन बन जाते हैं। कैसे बनेंगे, क्या क्राइटेरिया इंडिजेंट पर्सन को लेकर के, ये तो हम ऑर्डर 33 और 44 में देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप उस क्राइटेरिया में आ जाते हैं, तो अगर आप इंडिजेंट पर्सन बन जाते हैं कब, सूट के कंक्लूजन के टाइम, तो ऐसा नहीं है कि आपको सूट इंस्टीट्यूट करते समय ही यह अधिकार था कि आप एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट इंस्टीट्यूट कर पाए। आप एज एन इंडिजेंट पर्सन अपील भी ला सकते हैं, और इसको लेकर के दिया हुआ है ऑर्डर 44। तो ये था ऑर्डर 44। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखा, प्रीएम्बल आर्टिकल 39A, सीआरपीसी सेक्शन 304, लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 13, और उसके बाद ऑर्डर 44 सीपीसी। सब्सटेंटिव पार्ट में हमें कुछ नहीं देखना है। अब हम जो है कि ऑर्डर 33 देखेंगे, और ऑर्डर 33 में टोटल 18 रूल दिए हुए हैं। हम एक एक रूल को पढ़ते चलेंगे और एक एक रूल को समझते चलेंगे, और उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने जितना वो पहले का था वो समराइज कर दिया, और जब हम ऑर्डर 33 कंप्लीट करेंगे तो उसे एक बार समराइज कर लेंगे, तो हमारा पूरा ऑर्डर 33 प्रॉपर वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग सीपीसी के ऑर्डर 33 को देखते हैं। मैं एक एक रूल रीड करता हूं और उसके बाद हम इसे समझते चलते हैं। तो सीपीसी का ऑर्डर 33 का जब आप रूल फर्स्ट देखते हैं, यानी रूल 1 देखते हैं, तो वो कहता है सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिजेंट पर्सन। और यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने नोट ना किया हो या ना दिख रहा हो, आपके बेयर में ना दिया हो, तो नोट करिए। यहां पे इंडिजेंट पर्सन की जगह पे पहले वर्ड जो था वो था पॉपर सूट, लेकिन 1976 में ही इसे भी अमेंड करके यहां पर वर्ड जो है इंडिजेंट पर्सन जो है यूज किया गया, यानी कि सब्सटीट्यूट कर दिया पॉपर सूट वर्ड को, और अब जो है यहां पर सूट बाय इंडियन पर्सन है। ठीक है, 1976 में। और मैंने आपको क्या बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39 भी 42nd अमेंडमेंट 1976 से ही इंसर्ट किया गया है, यहां सब्सटीट्यूट किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है रूल 1। वो कहता है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ एनी सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड बाय इंडियन पर्सन। तो सब्जेक्ट टू रहते हुए इन प्रोविजंस के जो भी दिए हुए हैं आगे, कोई भी एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। अब जो है कि हमें इसके एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2 और एक्सप्लेनेशन 3 तीनों को समझ लेना चाहिए। तो मैं एक एक करके रीड करता चलता हूं और आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। तो जब आप एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ते हैं, सेक्शन ऑर्डर 33 रूल 1 का, तो वो कहता है अ पर्सन इज एन इंडिजेंट पर्सन इफ ही इज नॉट पॉजेस ऑफ सफिशिएंट मीन्स other than property exempted from attachment in execution of a decree and subject matter of the suit to enable him to pay the fee prescribed by law for the plaintiff। तो पहले तो आपको यहाँ ये समझना चाहिए
कि किसी भी सूट को लेकर के दो चीजें हो सकती हैं, या तो फी प्रेस्क्राइब हो सकती है या तो फी प्रेस्क्राइब नहीं हो सकती है। अगर फी प्रेस्क्राइब है तो क्या होना चाहिए, ये यहां ये दिया हुआ है। अगर किसी सूट को आपको लाना है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको फी पे करनी होती है। तो अगर मान लीजिए उसको लेकर के फी कितनी पे करनी है ये प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, तो ये कैसे तय होगा कि आप इंडिजेंट पर्सन हैं? तो ये ऐसे तय होगा कि अगर कोर्ट को आपके एप्लीकेशन लगाने के बाद लगता है कि आपके पास सफिशिएंट मींस नहीं है कि आप सूट इंस्टीट्यूट कर पाए, तो कोर्ट आपको ग्रांट करेगी। लेकिन यहां पर दिया हुआ है क्या कि अदर देन प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। और जब इस चीज को कोर्ट तय करेगी या देखेगी, मतलब कोर्ट इंक्वायरी करेगी, तो उसको ये तय करना होगा आपकी प्रॉपर्टी को देखते हुए कि क्या आप वाकई इंडिजेंट पर्सन है। तो इसको देखते समय कोर्ट उस चीज को एग्जम्प्ट रखेगी जिस चीज का अटैचमेंट नहीं हो सकता। और किस वस्तु का अटैचमेंट या किस चीज का, किस आइटम का अटैचमेंट नहीं हो सकता, ये आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 60 के प्रोविजन में। सेक्शन 60 के प्रोविजन में तो ये कह रहा था ऑर्डर 33 रूल 1 का एक्सप्लेनेशन 1। अब आइए ऑर्डर 33 का एक्सप्लेनेशन 1 का पार्ट बी देखते हैं, यानी कि सब रूल बी। ये क्या कहता है, सॉरी सब रूल बी नहीं होगा, ये एक्सप्लेनेशन का ही पहले एक्सप्लेनेशन में दूसरा पार्ट है। तो ये क्या कहता है, कहता है वेयर नो सच फी इज प्रेस्क्राइब्ड इफ ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी वर्थ ₹1000 other than property exempt from attachment in execution of a degree and the subject matter of the suit। तो मैंने आपको क्या बताया कि या तो फी प्रेस्क्राइब होगी या तो फी प्रेस्क्राइब नहीं होगी। अगर फी प्रेस्क्राइब है तो क्या होना चाहिए, तो अगर फी प्रेस्क्राइब है तो आपके पास 1000 से ज्यादा रुपए की राशि ना हो। मतलब कोर्ट को लगता है कि आप इतने इनकम्पिटेंट हैं कि मात्र 1000 रुपए भी आपके पास नहीं है। लेकिन इसकी भी गणना करते समय या इसकी भी काउंटिंग करते समय कोर्ट को क्या एग्जेम्प्ट करना होगा, वह प्रॉपर्टी जिसका कि अटैचमेंट नहीं हो सकता। तो चाहे फी प्रेस्क्राइब हो चाहे फी प्रेस्क्राइब ना हो, और जब कोर्ट को किसी के एप्लीकेशन को पढ़ करके यह तय करना होगा कि यह इंडिजेंट पर्सन है या नहीं है, तो कोर्ट को वहां वह प्रॉपर्टी जो कि अटैचमेंट से एग्जेम्प्टेड है उसको एग्जेम्प्ट करते हुए ही देखना होगा। यह कहता है ऑर्डर 33 के रूल 1 का एक्सप्लेनेशन 1। अब आइए देखते हैं ऑर्डर 33 के रूल 1 का एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है। यह कहता है एनी प्रॉपर्टी विच इज एक्वायर्ड बाय अ पर्सन आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन एंड बिफोर द डिसीजन ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी टेकन इनटू द अकाउंट इन कंसीडरिंग द क्वेश्चन वेदर और नॉट द एप्लीकेंट इज एन इंडिजेंट पर्सन। तो देखिए ये सारी चीजें समझते चलते हैं। मान लीजिए कि आपने 1 जनवरी 2020 को एप्लीकेशन लगाया और इसके बाद आपने 3 जनवरी को आपके पास कोई एक्स प्रॉपर्टी आ गई जिसकी की वैल्यू 2500 रुपए है। अब जब कोर्ट आपको परमिट कर रही है जिस डेट पे, वो डेट है 31 मार्च। तो यही ये कह रहा है एक्सप्लेनेशन 2 कि इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो जब कोर्ट को ये काउंट करना होगा या कोर्ट को ये देखना होगा कि वाकई आप इंडिजेंट पर्सन है या नहीं है, तो कोर्ट ये देखते समय इस प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखेगी जो आपने एप्लीकेशन देने के बाद क्या किया है, एक्वायर किया है। यही कहता है ऑर्डर 33 का एक्सप्लेनेशन 2। अब आइए देखते हैं ऑर्डर 33 के रूल 1 का एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है। तो जब आप ऑर्डर 33 के रूल 1 के एक्सप्लेनेशन 3 को देखते हैं तो कहता है एनी प्रॉपर्टी विच इज एक्वायर्ड बाय अ पर्सन आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन एंड बिफोर द डिसीजन ऑफ एप्लीकेशन, ओ सॉरी ये तो मैं एक्सप्लेनेशन 2 ही रीड कर रहा था। एक्सप्लेनेशन 3 कहता है कि वेयर द प्लेंटिफ स्यू इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी द क्वेश्चन वेदर ही इज एन इंडिजेंट पर्सन शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द मींस पोजेस्ड बाय हिम इन सच कैपेसिटी। आप लोग जब ऑर्डर 1 रूल 8 देखते हैं सीपीसी का, जब आप लोग ऑर्डर 1 रूल 8 देखेंगे
जब आप सीपीसी का ऑर्डर 1 रूल 8 देखेंगे तो वो बात करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट को लेकर के। सारी चीजें नोट करते चलिए, प्रीलिम्स में बहुत से ये सारी चीजें जो है पूछी हुई हैं। तो जब आप ऑर्डर 1 का रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट देखते हैं तो आपको वहां क्या देखने को मिलता है कि कोई एक पार्टिकुलर पर्सन लार्ज नंबर पीपल को रिप्रेजेंट करते हुए उनके बिहाफ पर क्या लाता है, सूट लाता है। तो यहाँ यही कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति यानी कि ए है, वह रिप्रेजेंटेटिव सूट लाना चाहता है, तो यहां पर कोर्ट वह सारी प्रॉपर्टी जो इसकी कैपेसिटी में है या सारे मींस जो इसकी कैपेसिटी इसके पास हैं, जो ये विथ होल्ड कर रहा है, उनको देखते हुए कोर्ट तय करेगी कि ये सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन चलाया जा सकता है या नहीं। यही था आपका ऑर्डर 33 रूल 1 के एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2 और एक्सप्लेनेशन 3। अब जो है हम देखेंगे ऑर्डर 33 का रूल 2। तो आइए देखते हैं ऑर्डर 33 का रूल 2 ये क्या कहता है। तो ऑर्डर 33 का रूल 2 नहीं, रूल 1A, और यहां पर आप जो है मार्क कर दीजिए चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर CMO। तो मैं रीड करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। कहता है इंक्वायरी इनटू द मीन्स ऑफ एन इंडिजेंट पर्सन। Every inquiry into the question whether or not a person is an indigent person shall be made in first instance by the chief ministerial officer of the court, unless the court otherwise direct, and the court may adopt the report of such officer as its own finding or may itself make an inquiry into the question। तो यहां पर जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं, और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि एप्लीकेशन आपके लगाने के बाद आपकी एप्लीकेशन पे क्या होती है, स्टार्ट इंक्वायरी होगी। और ये इंक्वायरी आपको देखने को मिला कि कौन कर रहा था, चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ कोर्ट CMO। तो इसको मार्क कर लीजिए आप लोग, कल को हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछ भी है। और यहां पर जो भी इसके द्वारा रिपोर्ट लगाई जाएगी, यह माना जाएगा कि कोर्ट ने खुद से जो है क्या किया हुआ है, इंक्वायरी किया हुआ है। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अगर है तो आप लोग प्लीज मुझे बताते चलें, क्योंकि ऑर्डर 18 तक जाते जाते काफी लंबा हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं ऑर्डर 33 के रूल 2 को। तो ये कहता है कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया था कि आप चाहते हैं कि आप एक एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट इंस्टीट्यूट करें, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा कि आपको एक एप्लीकेशन लगाना होगा और आपके एप्लीकेशन के ऊपर इंक्वायरी होगी। तो यहां पर यही बता रहा है कि जो एप्लीकेशन आप लगाएंगे सूट लाने के लिए एज एन इंडिजेंट पर्सन, उस एप्लीकेशन का कंटेंट क्या होगा। तो कहता है एवरी एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू sue एज एन इंडिजेंट पर्सन shall contain the particular required in regard to plaintiff in suit। तो ये सिंपल कहता है कि ये इसको भी वही सारी चीजें कंटेन करनी है जो प्लेंट में कवर होंगी। और प्लेंट कहां पर दिया हुआ है, तो ये आपको मिलेगा ऑर्डर 7 में। जब आप ऑर्डर 6 पढ़ते हैं तो ऑर्डर 6 आपको कहता है कि प्लीडिंग, और प्लीडिंग क्या इंक्लूड करता है, या तो प्लेंट या तो रिटन स्टेटमेंट, और रिटन स्टेटमेंट कहां है, ऑर्डर 8। ठीक है, फिर ये कहता है कि साथ ही साथ आपको अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपसे बिलोंग करती है, ठीक है, और जो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, उसको भी उस एप्लीकेशन की प्रति के साथ लगाना पड़ेगा कि आप क्या मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं और उसकी क्या मार्केट वैल्यू है आज की डेट में। साथ साथ कहता है एंड इट शैल बी साइंड एंड वेरीफाइड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड फॉर द साइनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। और ये कैसे होना चाहिए, ये एप्लीकेशन साइंड और वेरीफाइड होना चाहिए वैसे ही जैसे प्लीडिंग होती है। तो इसको लेकर के कहां मिलेगा आपको, जब आप ऑर्डर 6 देखेंगे तो ऑर्डर 6 के रूल 15 में आपको मिलेगा वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। तो यहां तक हम लोगों ने समझा ऑर्डर 33 के रूल 1, रूल 1A और रूल 2। और ये जो था ये था कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन को लेकर के, ऑर्डर 33 का रूल 2 कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन। अब जो है आइए देखते हैं ऑर्डर 33 के रूल 3 को। तो
ऑर्डर 33 के जब हम रूल 3 को देखते हैं तो वो कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन, और प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन में क्या दिया हुआ है, तो आइए रीड करता हूं। तो कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल द एप्लीकेशन शैल बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट बाय द एप्लीकेंट इन पर्सन। तो यहां पर कह रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है कि जो यहां पर एप्लीकेशन आएगा, जो भी यहां पर एप्लीकेशन आएगा, वो कह रहा है कि एप्लीकेशन जो है वो प्रेजेंट कौन करे, एप्लीकेंट करे। ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर दिया हुआ है अनलेस ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन कोर्ट, जब तक कि वह एग्जेम्प्ट ना हो कोर्ट में अपीयर होने से। और कौन कौन सी धाराओं में एग्जेम्पशन को लेकर के बात किया हुआ है सीपीसी में, ये भी आपको देखने को मिलेगा जब आप देखेंगे सेक्शन 81, सेक्शन 132, सेक्शन 133। यहां पर कुछ ऐसे एग्जाम्पशंस हैं जो कि प्रोवाइडेड हैं और कुछ पार्टिकुलर पर्सन या पर्सनैलिटीज को लेकर के दिए हुए हैं कि इन्हें कंपेल नहीं किया जाएगा कोर्ट में अपीयरेंस के लिए। ठीक है। तो अगर इन्हें इस प्रकार की कोई छूट मिली हुई है कि ये चाहें तो कोर्ट में बिना अपीयर हुए अपने एजेंट के थ्रू अपने एप्लीकेशन को प्रेजेंट करा ले जाएं, तो इन्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही बात करता है आपका ऑर्डर 33 का रूल 3। फिर ये कहता है कि अनलेस ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन कोर्ट इन विच केस द application may be presented by an authorized agent who can answer all material questions relating to the application and who may be exempted in the same manner as the party represented by him might have been examined had such party attended in person. फिर proviso कहता है provided that where there are more than one plaintiff it shall be sufficient if the application is presented by one of the plaintiff. तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, यहां पर मैंने बताया कि जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो उसको जब आपको प्रेजेंट करना होगा तो आपको पर्सनली जाना होगा, लेकिन अगर आप एग्जम्प्टेड हैं तो आपको पर्सनली जाने की, अपीयर होने की आवश्यकता नहीं है। आप थ्रू अपने एजेंट भी उसको प्रेजेंट करा सकते हैं। और इसका प्रोविजो कहता है कि अगर मान लीजिए कि ए, बी और सी 3 प्लेंटिफ हैं, तो क्या यह इस प्रकार की एप्लीकेशन के लिए तीनों को प्रेजेंट होना होगा? तो कहता है नहीं, यहां पर कोई एक आकर के अपने एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है। यही दिया हुआ है ऑर्डर 33 के रूल 3। मुझे कोई भी जो है प्लीज बताइए आप लोग कि कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं है, कुछ हद तक ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं। प्लीज मुझे कोई तो कमेंट करिए। जी स्वाति जी, मैं अभी इसको समराइज करने का प्रयास करूंगा। प्लीज आप लोग मुझे, अगर अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज मुझे बताइए। जी संजय त्रिपाठी जी धन्यवाद। तो अगर यहां तक सबको क्लियर है तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने ऑर्डर 33 के रूल 4 की ओर चलते हैं। तो आप जब ऑर्डर 33 के रूल 4 को पढ़ेंगे तो ये कहता है एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेंट। अब बारी आएगी एग्जामिनेशन की। क्या कहता है कि वेयर द एप्लीकेशन इज इन प्रॉपर फॉर्म एंड ड्यूली प्रेजेंटेड द कोर्ट में इफ इट थिंक फिट एग्जामिन द एप्लीकेंट और हिज एजेंट व्हेन द एप्लीकेशन इज अलाउड टू अपीयर बाय एजेंट रिगार्डिंग द मेरिट ऑफ द क्लेम एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट। और दूसरा कहता है कि अगर प्रेजेंट हुआ है एजेंट द्वारा तो कोर्ट ऑर्डर कर सकेगी कि, आइए देखते हैं क्या है ये ऑर्डर 33 का रूल 4। तो जब आप ऑर्डर 33 का रूल 4 देखेंगे तो ये क्या कहता है, ये एग्जामिनेशन की बात करता है। लेकिन एग्जामिनेशन होगा कब? जब आपका एप्लीकेशन प्रॉपर होगा, यानी कि उस कंटेंट को, जो कंटेंट प्रोवाइडेड है उसको फुलफिल करता हुआ होना चाहिए। यानी कि ऑर्डर 33 रूल 2 में जो कंटेंट दिया है उस कंटेंट को फुलफिल करता हुआ होना चाहिए, प्रॉपरली उसे प्रेजेंट किया जाना चाहिए। ऑर्डर 33 रूल 3, इसके बाद ही आपका एग्जामिनेशन होगा। अब जो यहां एग्जामिनेशन होगा ये किस चीज को लेकर के होगा? ये इसी चीज को लेकर के होगा कि क्या वाकई आप इंडिजिनेंट पर्सन हैं क्या नहीं है।
आप स्वतः आए थे तो आपका एग्जामिनेशन होगा, आपने एजेंट के द्वारा अपने एप्लीकेशन को प्रेजेंट कराया था तो अब एजेंट का जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। और जब आप इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं यानी कि सब रूल 2 को देखते हैं तो वो कहता है कि अगर मान लीजिए कि एजेंट द्वारा प्रेजेंट किया गया तो इनका एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो कोर्ट इसके लिए ऑर्डर करेगी और कमीशन इशू करेगी और वह कमीशन जो है इनका एग्जामिनेशन करेगी। वैसे ही जैसे मान लीजिए कि किसी ऑर्डिनरी सूट में किसी अन्य विटनेस का करती है, यही कहता है आपका ऑर्डर 33 का रूल 4। अब आइए देखते हैं हम ऑर्डर 33 के रूल 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना होगा और इसकी एक एक पॉइंट को जो है हमें याद रखना होगा क्योंकि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग जब ऑर्डर 7 पढ़ेंगे और उसका रूल 11 देखेंगे, ऑर्डर 7 रूल 11, तो ये बात करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की। और जब आप ऑर्डर 33 का रूल 5 देखेंगे तो ये बात करता है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन की। और मैं और आगे बढ़ूं तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर 33 के आप जब रूल 9 को देखेंगे, आई थिंक, हाँ 9 को, तो वहां पर कहा है विथड्रॉल को लेकर के। तो आइए तीनों को समझते हैं। जब आप ऑर्डर 7 का रूल 11 देखेंगे तो वहां प्लेंट कब आपका रिजेक्ट होगा इसको लेकर के बात करता है। यहां हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमारा प्लेंट तो प्रेजेंट होने की नौबत ही नहीं आई है क्योंकि हम तो अपने सूट को एज एन इंडिजेंट पर्सन चलाना चाहते हैं। तो अभी तो ये चल रहा है कि हम इंडिजेंट पर्सन हैं या नहीं है और हमने अभी एप्लीकेशन लगाई हुई है और उस एप्लीकेशन को जो हमने लगाया हुआ है प्रॉपरली लगाया है, हमारा एग्जामिनेशन भी हो गया है। लेकिन ऑर्डर 33 का रूल 5 कहता है कि कुछ आप उसमें ग्राउंड्स दिए हुए हैं, अगर आप उस ग्राउंड के तहत आते हैं तो आपकी दी गई इस एप्लीकेशन को कोर्ट क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। और अगर कोर्ट ने आपकी इस एप्लीकेशन को प्रथमतया रिजेक्ट कर दिया तो आप फिर से दूसरा इसी प्रकार का सेम सब्जेक्ट मैटर पे एप्लीकेशन नहीं ला पाएंगे। यह भी दिया हुआ है ऑर्डर 33 में, यह भी हम आगे देखेंगे। फिर मैंने आपको बताया ऑर्डर 33 रूल 9 विथड्रॉल की बात करता है कि आपको विथड्रॉ करने का ऑर्डर कर दिया जाएगा। तो समझिएगा यहां पर आपने एप्लीकेशन लगाया था किस बात को लेकर के कि आप चाहते हैं कि आप एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट इंस्टीट्यूट कर पाए यानी कि प्लेंट प्रेजेंट कर पाए। और मान लीजिए कि कोर्ट ने यह मान लिया कि आप इंडिजेंट पर्सन हैं और आपको परमिट कर दिया कि आप इंस्टीट्यूट करिए अपने सूट को यानी कि प्रेजेंट करिए अपने प्लेंट को एज एन इंडिजेंट पर्सन। अब आपने अपने सूट को क्या किया, इंस्टीट्यूट किया यानी कि प्लेंट को प्रेजेंट कर दिया। अब आपके प्लेंट का रिजेक्शन भी हो सकता है, कहां, ऑर्डर 7 के रूल 11 में। जब आप ऑर्डर 7 का रूल 11 पढ़ेंगे तो वहां भी ग्राउंड दिए हुए हैं जिन ग्राउंड के आधार पर आपके प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। यानी कि पहले तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है, मान लीजिए कि ग्रांट कर दिया आपने, प्लेंट प्रेजेंट कर दिया, फिर आपके प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। फिर भी मान लीजिए कि आपने प्लेंट को भी आपके रिजेक्ट नहीं किया गया तो क्या होगा। तो जब आप ऑर्डर 33 के रूल 9 को पढ़ेंगे तो वहां पर दिया हुआ है, आइए मैं इसको इसी के साथ जो है रीड कर देता हूं। वो कहता है कि विथड्रॉल ऑफ परमिशन टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन, कि कोर्ट आपको जो आपने एप्लीकेशन लगाया था और उस पर आपको ग्रांट किया था कि आप इंस्टीट्यूट करिए और आपने इंस्टीट्यूट किया, तो अगर मान लीजिए कि बाद में डिफेंडेंट या गवर्नमेंट प्लीडर द्वारा कोई एप्लीकेशन लगाया जाता है कोर्ट में, ठीक, कितने दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर, यही ऑर्डर 33 का रूल 7 कहता है कि 7 दिन के भीतर डिफेंडेंट या गवर्नमेंट प्लीडर द्वारा अगर एप्लीकेशन लगाया गया और उस एप्लीकेशन के तहत क्या हुआ, प्लेंटिफ को जो है नोटिस सेंड की गई और कोर्ट ने वहां पर ऑर्डर कर दिया क्या कि जो प्लेंटिफ को उसने ग्रांट किया था इंडिजेंट पर्सन, उसको वो विथड्रॉ कर रही है। और क्यों विथड्रॉ कर रही है अपने उस परमिशन को, क्योंकि वहां पर नीचे आपको मिलेगा ऑर्डर 33 के रूल 9 में कुछ ग्राउंड। पहला, अगर वह गिल्टी है वेक्सिशियस या इम्प्रॉपर कंडक्ट का, कब, कोर्ट की कार्रवाई के दौरान। दूसरा,
if it appear that his means are such that he ought not to continue to sue as indigent person। अब उसके संसाधनों को देखकर, यानी उसके पास आज की डेट में जो संसाधन है उसे देखते हुए ये लग रहा है कि अब वह इंडिजेंट पर्सन नहीं रह गया है। तो या तीसरा, if he enter into any agreement with reference to the subject matter of the suit under which any other person has obtained an interest in such subject matter, यानी कि वह किसी थर्ड पर्सन के साथ किसी एग्रीमेंट में शामिल हो गया है और उस थर्ड पर्सन को इस सूट के तहत किसी प्रकार का लाभ पहुंचने वाला है। तो आप खुद समझिए कि अगर ए जो है बी के अगेंस्ट सूट लाता है और वह सी के साथ किसी प्रकार का करार करता है जिसमें सी को कोई लाभ होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सी भी ए की मॉनेटरी फॉर्म में हेल्प करेंगे ही करेंगे। और जब उनके थ्रू हेल्प आ रही है तो क्या जरूरत है आपको एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट चलाने की। तो ये था हमारा ऑर्डर 33 का रूल 9, ये अभी कवर हो गया। अब आइए हम लोग देख लेते हैं रिजेक्शन कब होगा आपके एप्लीकेशन का, और ये दिया हुआ है ऑर्डर 33 के रूल 5 में। तो ऑर्डर 33 के रूल 5 को जब हम रीड करते हैं तो ऑर्डर 33 का रूल 5 कहता है कि द कोर्ट शैल रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सू एन इंडिजेंट पर्सन। अब यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स है, उन ग्राउंड्स को देखते चलिएगा, जो इंपॉर्टेंट लगे उसे मार्क करते चलिएगा। पहला, वेयर इट इज नॉट फ्रेम्ड एंड प्रेजेंटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 2 और रूल 3, यानी कि आपने जो कंटेंट दिया हुआ था रूल 2 में उस कंटेंट के तहत एप्लीकेशन को प्रेजेंट नहीं किया या रूल 3 में प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया। तो दूसरा, वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडिजेंट पर्सन, आप इंडिजेंट पर्सन है ही नहीं। और हम लोगों ने देखा था ऑर्डर 33 के रूल 1 क्या कि अगर फी प्रेस्क्राइब्ड थी तो आपके पास 1000 से कम रुपए की राशि थी। दूसरा, अगर फी प्रेस्क्राइब नहीं थी तो आपके मीन्स को देखते हुए लग रहा था कि आप इंडिजेंट पर्सन हैं। ठीक। तीसरा, वेयर ही हैज विद इन 2 months नेक्स्ट बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन डिस्पोज्ड ऑफ एनी प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंटली और इन ऑर्डर टू एबल टू अप्लाई फॉर परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। इसको समझने के लिए ये समझिए कि 1 जनवरी को मान लीजिए कि आपको क्या करना था, अपना सूट एप्लीकेशन को जो है प्रेजेंट करना था, और आपने 1 नवंबर से लेकर के 1 जनवरी के बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में अपनी किसी प्रॉपर्टी को जो कि आपको इंडिजेंट पर्सन के तरह सूट इंस्टीट्यूट करने से रोक रही थी, क्या किया, इसका ट्रांसफर कर दिया। किस लिए? कि आप इंडिजेंट पर्सन बन जाए। तो यहां पर भी ये साफ साफ दिया हुआ है कि इंस्टीट्यूट करने से 2 माह के पहले, अगर आपने 2 माह के पहले यानी कि 1 नवंबर से 1 जनवरी के टाइम पीरियड के बीच में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कंडक्ट किया है तो आपको एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट इंस्टीट्यूट करने से रोक दिया जाएगा। फिर कहता है, प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड if even after the value of the property disposed of by the applicant is taken into account, the applicant would be entitled to sue as an indigent person। लेकिन आपके इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं भी किया जाएगा। कब? अगर मान लीजिए कि इस टाइम पीरियड में आपने किसी प्रॉपर्टी को जिसको कि ट्रांसफर किया था, उस प्रॉपर्टी के अमाउंट को भी हम ऐड करके चले तो भी ये देखने को मिलता है कि वह इतना सफिशिएंट नहीं था कि आप जो है सूट जो है इंस्टीट्यूट कर पाते। ठीक है, तो ये था इसका प्रोविजो। फिर कहता है कि वेयर हिज एलिगेशन डू नॉट शो अ कॉज ऑफ एक्शन, आपने जो भी एलिगेशंस लगाए हुए हैं वह शो नहीं करते किसी भी प्रकार का कॉज ऑफ एक्शन, और अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है तो फिर सूट किस बात का। फिर कहता है कि वेयर ही हैज एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रपोज्ड सूट अंडर विच एनी अदर पर्सन हैज ऑब्टेन्ड एन इंटरेस्ट इन सच सब्जेक्ट मैटर, आप किसी थर्ड पर्सन के साथ किसी करार में चले गए जहां पे कि उस थर्ड पर्सन को किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला है इस सूट से। ठीक। फिर कहता है कि वेयर द एलिगेशन मेड बाय द एप्लीकेंट इन द एप्लीकेशन शोज दैट द सूट वुड बी बार्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन सूट, आप जिस सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि मैं एज एन इंडिजेंट पर्सन इस पार्टिकुलर मैटर पे सूट लाऊंगा, उसको लेकर के जो लिमिटेशन पीरियड था वह ओवर हो चुका है। तो जब सूट ही आप नहीं ला सकते तो फिर आप एप्लीकेशन आपकी क्यों एंटरटेन की जाए, उसे क्यों ना रिजेक्ट कर दिया जाए। फिर वेयर एनी अदर पर्सन हैज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ हिम टू फाइनेंस द लिटिगेशन, और कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ आप किसी प्रकार के एग्रीमेंट में हैं कि मान लीजिए कि आपने उसके साथ इस प्रकार का एग्रीमेंट किया है कि कल को अगर डिग्री मेरे फेवर में आई तो मैं तुमको इसका 25% या 30% किसी प्रकार का कोई लाभ दूंगा,
और वहां पर जो वो थर्ड पर्सन है वो आपको प्रॉमिस कर रहा है उस एग्रीमेंट के तहत कि मैं आपको जब तक कि कंक्लूजन ऑफ ट्रायल नहीं हो जाता, यानी कि फाइनली डिग्री पास नहीं हो जाती, तब तक के सारे खर्चे उठाऊंगा। तो इस आधार पे भी अगर कोर्ट को ऐसा पता चलता है तो कोर्ट क्या कर देगी, कोर्ट आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। तो ये था आपका ऑर्डर 33 का रूल 5। अब यहां तक जो है प्लीज आप लोग बताते चलिए कि क्लियर है या नहीं सभी को। यहां तक अगर क्लियर हो तो प्लीज आप लोग बताते चलिए। अब जो भी देखे तो इंपॉर्टेंट हमारे, जी संजय जी धन्यवाद। तो अगर हम देखें तो हमारे मेनली और 10 रूल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा टाइम और ले लीजिए और जो हमारे बचे हुए रूल हैं हम इन्हें भी कंप्लीट कर दें तो हमारा ऑर्डर 33 जो है पूरा कंप्लीट हो जाए। जी जी सुनीता जी धन्यवाद, जी गुलिस्तान जी। अब जो है कि मैंने आपको बताया ऑर्डर 33 का रूल 6, उसे हमें रीड करना है। तो ऑर्डर 33 का रूल 6 क्या कहता है, कहता है नोटिस ऑफ अ डे फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑन एप्लीकेंट्स इंडिजेंसी। तो कहता है कि वेयर द कोर्ट सीज नो रीजन टू रिजेक्ट the application on any of the ground stated in Rule 5, it shall fix a day of which at least 10 days clear notice shall be given to the opposite party and the government pleader for receiving such evidence as the application may adduce in proof of his indigency and for hearing any evidence which may be adduced in disproof thereof। तो यहाँ पर कहता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि रूल 5 में जो भी हमने ग्राउंड देखे उन ग्राउंड के तहत कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसके प्रॉपर एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, तो वहां पर कोर्ट क्या करेगी, कम से कम 10 दिन का प्रायर नोटिस इशू करेगी। किसको किसको, एक जिसने वो एप्लीकेशन लगाया था उसे कि भाई वो प्रूफ करे, दूसरा डिफेंडेंट को, और तीसरा गवर्नमेंट प्लीडर को। और यहां पर प्लीडर और गवर्नमेंट प्लीडर और डिफेंडेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वह नोटिस पाने के बाद जब वह कोर्ट में प्रेजेंट हो तो कोर्ट में वह इस चीज को डिसप्रूफ करा ले जाए। अगर वह कुछ एविडेंस लगाते हैं जिस एविडेंस के तहत कोर्ट को ऐसा लगता है कि वाकई जिसने ये एप्लीकेशन लगाया था वह क्या है, इंडिजेंट पर्सन नहीं है, तो कोर्ट वहां पर भी उनके इस पॉइंट को नोट करेगी और इस पॉइंट के तहत वह कोर्ट उनको रिजेक्ट भी कर सकती है कि आप ऐसा एप्लीकेशन नहीं, इस एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको एज एन इंडिजिएंट पर्सन सूट इंस्टीट्यूट करने नहीं दिया जाएगा। तो ये था हमारा ऑर्डर 33 रूल 6। फिर आइए देखते हैं ऑर्डर 33 का रूल 7। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ऑर्डर 33 के रूल 7 का सब रूल 1A। ऑर्डर 33 रूल 7 सब रूल 1A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको रीड करता हूं तो बताता हूं। तो जब आप ऑर्डर 33 के रूल 7 के सब रूल 1 को देखेंगे तो कहता है ऑन द डे फिक्स सो or soon as thereafter may be convenient the court shall examine the witnesses if any produced by either party and may examine the applicant or his agent and shall make full record of their evidence। तो यहाँ पर वही है कि जो डेट तय हुई है उस तय डेट से 10 दिन पहले नोटिस जारी थी, आपने देखा ही, वहां पर जो भी आएंगे जिनको बुलाया गया है उनका क्या होगा, प्रॉपर एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशन होने के बाद क्या होगा, उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब आइए देखते हैं इसके 1A को। वो कहता है कि द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस अंडर सब रूल 1 shall be confined to the matter specified in clause B, clause C and clause E of rule 5। तो देखिए आप रूल 5 में B देखिए, C देखिए और E देखिए, ये तीनों पॉइंट देखिए आप लोग, B, C और E। रूल 5 में B, C और E। तो कोई भी जब विटनेस आएगा तो जिसका की एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, कोई भी विटनेस आएगा जिसका की एग्जामिनेशन होगा, तो क्या कहता है कि उस विटनेस का एग्जामिनेशन जो होगा वह किस किस ग्राउंड पे हो सकता है, तो 5 के B, C और E पे। लेकिन द एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेंट और हिज एजेंट में रिलेट टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन रूल 5। लेकिन जिसने वह एप्लीकेशन लगाया था कि वह एज एन इंडिजेंट पर्सन अपना सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता है,
या वो ना प्रेजेंट होकर के उसका एजेंट प्रेजेंट हुआ था, तो जो उसका एग्जामिनेशन होगा वह ऑर्डर 33 के रूल 5 में दिए हुए किसी भी ग्राउंड पे हो सकता है। ठीक है, तो अब आइए हम चलते हैं ऑर्डर 33 के रूल 8 पे। बाकी आगे का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो ऑर्डर 33 के रूल 8 को आप देखेंगे तो कहता है प्रोसीजर इज इफ एप्लीकेशन एडमिटेड। अब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि इस एप्लीकेशन को कोर्ट ने अगर एडमिट कर लिया, यानी कि कोर्ट ने मान लिया कि हाँ भाई आप इंडिजेंट पर्सन हैं, हम आपको परमिट करेंगे कि आप सूट इंस्टीट्यूट कर पाए एज एन इंडिजेंट पर्सन। तो कहता है कि वेयर द एप्लीकेशन इज ग्रांटेड it shall be numbered and registered and shall be deemed the plaintiff in the suit, and the suit shall be proceed in all other respects as a suit instituted in the ordinary manner, except the plaintiff shall not be liable to pay any court fee or fee payable for service of process in respect of any petition, appointment of pleader or other proceeding connected with the suit. तो ये यहाँ पर कहता है कि अगर आपने एप्लीकेशन लगाया कि मैं एज एन इंडिजेंट पर्सन अपने सूट को इंस्टीट्यूट करना चाहता हूँ, कोर्ट ने सारी चीजों को देखा, इंक्वायरी की, उसके बाद कोर्ट को लगा कि हाँ आप जो है आपको ग्रांट कर देना चाहिए, तो कोर्ट ने आपको अगर ग्रांट कर दिया तो आपका सूट जैसे ऑर्डिनरी सूट होते हैं वैसे ही इंस्टीट्यूट होगा। लेकिन आपको किसी भी प्रकार की कोर्ट फी पे नहीं करनी होगी। किसी प्रोसेस में जो कोई फीस आती है, यानी कि मान लीजिए कि विटनेसेस को बुलाने में कुछ खर्चा आता है जिसको कि आपको पे करना है, वो आपको पे करने की छूट रहेगी यहाँ पे। और भी जैसे कि रिसीवर अपॉइंट होता है, तो रिसीवर के अपॉइंटमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि उसे भी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो इस प्रकार की जितने भी खर्चे होंगे आप उनसे बच जाएंगे, आपको उनसे निजात मिल जाएगी। लेकिन कब? जब आप अपना एप्लीकेशन लगाएंगे और कोर्ट को ये लगेगा कि हाँ आपको परमिट करना चाहिए और कोर्ट ने आपको परमिट कर दिया है कि आप एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, तभी आपको ये सारे लाभ मिलेंगे। अब आइए देखते हैं ऑर्डर 33 के रूल 9A, क्योंकि 9 तो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। 9A कहता है कोर्ट टू असाइन अ प्लीडर टू एन अनरिप्रेजेंटेड इंडिजेंट पर्सन। और यहां पर सिंपल सी बात कहा हुआ है कि हाँ कि कोई पर्सन जो है इंडिजेंट पर्सन है और उसको प्रॉपर कोर्ट में कोई प्रेजेंट करने वाला नहीं है, तो यहां पर कहता है कि कोर्ट जो है केस के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए एक प्लीडर को अपॉइंट करेगी। किसके लिए? ताकि जो इंडिजेंट पर्सन है उसके भी कोर्ट में प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो पाए, यानी कि जो इंडिजेंट पर्सन है वह कोर्ट की कार्रवाई के दौरान कोई हो जो उसे भी प्रॉपर प्रेजेंट करे। तो इसके लिए कोर्ट जो है उस इंडिजेंट पर्सन के लिए प्लीडर भी अपॉइंट कर सकती है। यही था आपका ऑर्डर 33 के रूल 9A। अब आइए देखते हैं रूल 10, रूल 10, रूल 11, रूल 11A और रूल 12, ये सारे आपस में जो है आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेटेड है। अब कैसे, मैं बताता हूं। पहला कहता है कॉस्ट वेयर इंडिजेंट पर्सन सक्सीड। मान लीजिए कि इंडिजेंट पर्सन जो है वह जो है कि पहले एप्लीकेशन लगाया कि भैया हम एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं, कोर्ट ने परमिट कर दिया, आपने प्रेजेंट किया, सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, फिर डिग्री पास हुई, वो आप ही के फेवर में आ गई, तो क्या होगा? तो कहता है कि वहां पर जो कि अगर ये एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट इंस्टीट्यूट ना करता तो इसके जो भी कॉस्ट आती, जो भी खर्चे आते, उन्हीं खर्चों को सेम उसी प्रकार से कोर्ट क्या करेगी? कैलकुलेट करेगी। और कैलकुलेट करने के बाद कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट जिसको ऑर्डर करेगी कॉस्ट पे करने को, वो स्टेट गवर्नमेंट को कॉस्ट पे करेगा। ये वो पर्सन भी हो सकता है या सामने वाली पार्टी भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिजेंट पर्सन के फेवर में कोई डिग्री आ गई तो जरूरी है कि वही कॉस्ट पे करे या सारे खर्चे वही भरे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां पर कोर्ट ऑर्डर करेगी जिसको पे करने को, वो पे करेगा। फिर उसके बाद जब आप ऑर्डर 33 का रूल 11 देखते हैं, ये कहता है कि मान लीजिए कि हमने ऊपर क्या देखा कि जो इंडिजेंट पर्सन एज एन इंडियन पर्सन सूट इंस्टीट्यूट कर रहा था वो सक्सीड कर जा रहा था, तो क्या होगा? यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है कि मान लीजिए कि जो पर्सन एज एन इंडियन पर्सन सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है वो फेल कर जाए, तो क्या होगा? तो कहता है कि वेयर द प्लेंटिफ फेल इन द सूट और द परमिशन ग्रांटेड टू हिम टू स्यू एज एन इंडियन पर्सन हैज बीन विथड्रॉन, और वेयर द सूट इज विथड्रॉन और डिसमिस। तीन चीजें दी हैं, या तो फेल हो जाए या तो जो उसको परमिशन दिया गया था उसको विथड्रॉ कर लिया जाए, ऑर्डर 33 रूल 9।
और या तो उसके सूट को क्या कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर यह तीनों चीजें होती हैं तो, और इन तीनों चीजों मतलब ये सारी तीनों जो आपको बातें देखने को यहाँ मिली, ये तीनों प्रोविजंस जो आपको यहाँ समझने को मिले, ये क्यों हो रहा है? मतलब कि आपके सूट को जो कि आपने एज एन इंडिजिन पर्सन इंस्टीट्यूट किया था, उसको डिसमिस होने की नौबत क्यों आ रही है, या उसको विथड्रॉ करने का ऑर्डर कोर्ट क्यों कर रही है? इसके रीजंस दिए हुए हैं नीचे। पहला, क्योंकि आपने जो किस डिफेंडेंट है उसको प्रॉपर समझ ही नहीं सर्व किया था कि वह कोर्ट में आ पाए प्रॉपर डे पे और अपने भी बातों को या अपने आप को भी वहां पर रिप्रेजेंट कर पाए या डिफेंस अपना ले पाए। आपने समन क्या नहीं किया था, प्रॉपर सर्व नहीं किया था, यानी कि फॉल्ट किसका, आपका, गलती किसकी, आपकी। और दूसरा कहता है कि मान लीजिए कि आप एज एन इंडिजिन पर्सन सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, तो इंस्टीट्यूट करने वाला प्लेंटिफ होता है यानी कि वादी, और आप वादी हैं और जिस डेट पे आपको अपीयर होना था कोर्ट में, आप खुद ही कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं। तो इस आधार पर क्या होगा, अगर यह दो आधार हैं तो कोर्ट वहां पर प्लेंटिफ को ऑर्डर करेगी, या अगर अन्य उसके साथ कोई को प्लेंटिफ है तो उन्हें क्या कि वह कोर्ट भी पे करे। ठीक है, अगर प्लेंटिफ को एज एन इंडिजिन पर्सन सूट इंस्टीट्यूट करने से मना कर दिया जाता है तो कोर्ट वहां पर उस प्लेंटिफ को, और अगर अन्य को प्लेंटिफ हैं तो उन्हें ऑर्डर करेगी कि प्लीज आप कॉस्ट फी, कोर्ट फी या कॉस्ट जो है पे करिए। तो ये था हमारा 11 ऑर्डर 33 रूल 11। अब बात करता है ऑर्डर 33 रूल 11A। ये कहता है कि मान लीजिए आपका सूट अबेट हो जा रहा है, और अबेट कैसे हो रहा है कि मान लीजिए प्लेंटिफ की डेथ हो गई या किसी अन्य पर्सन को ऐड किया गया को प्लेंटिफ के तहत। ठीक है, तो कोर्ट वहां पर ऑर्डर कर सकती है क्या कि आप कोर्ट फी जो भी है वो आप पे करिए। अगर आप इंडिजेंट पर्सन ना होते तो आपको जो पे करना होता उतनी कोर्ट फी आपको वहां पर पे करनी पड़ जाएगी। तो मैंने क्या बताया कि सूट मान लीजिए कि इंडिजेंट पर्सन के फेवर में आ जाए तो कौन, कोर्ट तय करेगी। मान लीजिए कि सूट इंडिजेंट पर्सन के फेवर में ना आकर के फेल कर जा रहा है, लेकिन क्या आधार है, विथड्रॉ करने की वजह से या डिसमिसल पे, पर क्यों, क्योंकि आपने समन प्रॉपरली सर्व नहीं किया या आप खुद ही कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुए, तो आपको कोर्ट फी पे करनी होगी, वैसे ही जैसे कि अगर आप एक इंडिजेंट पर्सन ना होते तो आपको पे करनी होती। फिर कहता है कि अगर मान लीजिए आपका सूट अबेट कर जाता है, कैसे, आपकी डेथ हो जाए या किसी को आप ऐड कर लेते हैं एज अ को प्लेंटिफ, तो वहां पर भी आपको कोर्ट जो है ऑर्डर करेगी कि आप कोर्ट फी पे करिए उतनी ही अमाउंट में कि अगर आप इंडिजेंट पर्सन ना होते तो आपको पे करना होता। फिर कहता है ऑर्डर 33 का रूल 12, और यहां पर सिंपल कहा हुआ है कि जो भी आपने रूल 10 में देखा जब वो सक्सीड किया, रूल 11 में देखा जब वो फेल किया, और 11A में देखा जब अबेट हुआ, तीनों ही केस में कोर्ट जिसको ऑर्डर करेगी पे करने को, उससे स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे को वसूलेगी। ठीक है, और इसी से रिलेटेड है आपका ऑर्डर 33 का रूल 14, और यहां पर दिया हुआ है कि देखिए हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर 33 के रूल 10 में हमने क्या देखा, ऑर्डर 33 के रूल 10 में हमने क्या देखा कि अगर इंडिजेंट पर्सन सक्सीड कर जा रहा था, दूसरे में फेल कर जा रहा था, तीसरे में अबेट कर जा रहा था, फिर क्या कहता है ऑर्डर 33 का रूल 12 कि कोर्ट जिसको भी ऑर्डर करेगी वो पे करेगा, किसे, स्टेट गवर्नमेंट को, और उससे स्टेट गवर्नमेंट को वसूलेगी। ऑर्डर 33 का रूल 14 कहता है कि यही चीज कलेक्टर को के सामने फॉरवर्ड कर दी जाएगी और कलेक्टर उसे एरियर एज लैंड रेवेन्यू आपसे वसूल लेगा। ठीक है, 10-11-11A वालों को जिनको लेकर के कोर्ट ने ऑर्डर किया है। ठीक, फिर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मान लीजिए कि आप एप्लीकेशन लाते हैं कि आप अपने सूट को एज एन इंडिजिन पर्सन इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं और कोर्ट आपके एप्लीकेशन को क्या कर दे रही है, रिजेक्ट कर दे रही है, तो आप फिर से आगे चल करके सेम मैटर पे एप्लीकेशन नहीं ला पाएंगे कि आपको फिर से आपके एक बार एप्लीकेशन को देखा जाए या उसमें टाइम वेस्ट किया जाए या उस पर इंक्वायरी की जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये पूर्ण रूप से बार लग जाएगा और आप दोबारा ऐसा एप्लीकेशन नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर 33 रूल 15 कंप्लीट। अब जो है इसके दो रूल्स और इंपॉर्टेंट है, हम वो देख लेते हैं। तो आप लोग प्लीज अपनी पेयर में ऑर्डर 33 के रूल 17 को देखिए, ऑर्डर 33 के रूल 18 को देखिए। ऑर्डर 33 रूल 17 एंड ऑर्डर 33 रूल 18।
तो आप ऑर्डर 33 के रूल 17 और रूल 18 को देखेंगे तो कहता है ऑर्डर 33 रूल 17 कहता है डिफेंस बाय एन इंडिजेंट पर्सन एनी डिफेंडेंट हु डिजायर टू प्लीड अ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम may be allowed to set up such claim as an indigent person and the rules contained in this order shall so far as may be applied to him as if he were a plaintiff and his written statement were a plaint. हम लोगों ने जब ऑर्डर 8 देखा था तो ऑर्डर 8 में ऑर्डर 7 में प्लेंट दिया है, ऑर्डर 8 में रिटन स्टेटमेंट दिया है और रिटन स्टेटमेंट किसको फाइल करनी होती है? डिफेंडेंट को। तो हमने वहां देखा था ऑर्डर 8 में रूल 6 में सेट ऑफ और ऑर्डर 8 रूल 6A में काउंटर क्लेम। तो यहाँ वही कहता है कि कोई डिफेंडेंट है जो कि सेट ऑफ या काउंटर क्लेम लाना चाहता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट, तो जो वह सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को लेकर के सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जो भी वो लाएगा उस केस में भी अगर वह चाहे तो कोर्ट में एज एन इंडिजेंट पर्सन अपने रिटन स्टेटमेंट को रखेगा और वहां पर उसकी रिटन स्टेटमेंट प्लेंट बन जाएगी और उसे अगर कोर्ट यह सारे ऑर्डर के रूल्स को देखते हुए परमिट करती है कि हाँ आप एक एज इंडिजेंट पर्सन अपने इस क्लेम को रख सकते हैं, तो वो डिफेंडेंट भी एज एन इंडिजेंट पर्सन सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को लेकर के क्या कर पाएगा? अपना क्लेम रख पाएगा। ठीक है। फिर कहता है ऑर्डर 33 का रूल 18 और रूल 18 पढ़े, इससे पहले पढ़े या ना भी पढ़े तो ये समझने वाली चीज है। तो मैंने आपको क्या बताया था संविधान में आर्टिकल जब हम 39A देख रहे थे डीपीएसपी में, तो वहां हमने क्या देखा था कि वो डायरेक्टिव्स था किसके लिए? स्टेट के लिए। फिर हम लोगों ने सीआरपीसी में 304 में देखा है स्टेट गवर्नमेंट एक्यूज्ड को क्या प्रोवाइड कराती है? प्लीडर। और यहाँ पर ऑर्डर 33 का रूल 18 जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ भी यही दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएंगी फ्री लीगल सर्विस। ठीक है। तो यही था आज का हमारा ऑर्डर 33। अगर या इस ऑर्डर में पढ़ते समय किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए। जी ठीक है, फिर आज ओवर करते हैं आज की क्लास। धन्यवाद।